नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं नीरज करण सिंह। आप सबके लिए लेकर आया हूं एक खास कार्यक्रम कलमकार। साथियों, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। यह भारत का दर्शन है, जहां मिट्टी को चंदन और स्वर्ग से भी ऊपर माना गया है और हर ग्राम को तपोभूमि के रूप में माना गया है। परंतु इतिहासकारों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने ग्राम के महत्व को उपेक्षित किया। समय के साथ यह स्थिति बदलती चली गई। लेकिन एक शिक्षक अगर ग्राम के बारे में लिखे, और वो भी इतिहास पुरातत्व विभाग का एक व्यक्ति ग्राम के इतिहास के बारे में अपनी लेखनी को खोले, तो फिर बात बनती है, ताकि आने वाली पीढ़ी ग्राम के इतिहास से जुड़ सके। ऐसी ही एक प्रयास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के इतिहास विभाग के एचओडी डॉक्टर नरेंद्र परमार जी ने किया है, जिन्होंने कहानी मेरे गांव की किताब लिखकर आने वाली पीढ़ी को गांव के इतिहास से जोड़ने का काम किया। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में। डॉक्टर परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। मैं पहला आपसे सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये इस रूप में है कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त होती है? ये जो किताब जो हमने शुरू की, जो हरियाणा गांव में बसता है, हर व्यक्ति की जो पहचान होती है उसके गांव से होती है। जैसे हम बचपन में थे तो हमारा संबोधन भी हमारे गांव को लेके किया जाता था। जैसे मैं नरेंद्र है, मेरा गांव खरक है, तो मोस्टली जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या कहीं बाहर जाते थे तो नरेंद्र खरकिया ऐसे नाम से उद्बोधन किया जाता था। तो हमारी जो नींव है, हमारी जो रूप है, हमारी जो जड़ें हैं, कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई होती हैं। और जैसे जैसे बड़े हुए, अध्यापन में आए, जिज्ञासाएं पैदा हुई गांव को लेके, गांव के महापुरुषों का इतिहास क्या होगा, हमारे गांव का नाम क्यों है, हमारा गांव है तो कब इसकी स्थापना हुई है, नींव कब रखी गई है, हमारे गांव के जो पाने हैं, मोहल्ले में डिवाइड हुआ गया है, उनका क्या इतिहास है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो थे, बहुत अच्छा खेलते थे, ये थे, उन्होंने कुश्ती में आदर्श स्थापित किए थे, तो आदर्श क्या थे। तो ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जो वर्तमान पीढ़ी के मन में गांव के प्रति रहती है, भावी पीढ़ी के भी मन में जरूर रहेंगी। तो इन्हीं जिज्ञासाओं के माध्यम से, इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मैंने अपनी किताब लिखी। ये जो किताब लिखी आपने, मुझे लगता है कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बुक होती है जब गांव के बारे में लिखी जाती है। आपने ये काम कब से प्रारंभ किया? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये कि आपने किस तरीके से इस किताब को अपने गांव के इतिहास के साथ में जोड़ा है और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है? बेसिकली इस किताब को हमने 7 अध्याय में विभाजित किया है जी। और 2014 से इस काम की शुरुआत हुई है। माननीय जयवीर जी, जिला संचालक थे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें अपने गांव का इतिहास लिखना चाहिए। आप इस फील्ड में हो, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, पुरातत्वविद हो, इस पे काम करना चाहिए। उनकी प्रेरणा से मैंने इस काम को शुरू किया। तो बेसिकली इस किताब को हमने 7 अध्याय में विभाजित किया गया है। पहले जो अध्याय है उसमें गांव के बारे में मैंने बताया कि गांव की लोकेशन क्या है, गांव का नाम क्या है, स्थापना कैसे हुई है। हमारे गांव में सबसे पहले जो प्रथम नगरीय सभ्यता के लोग थे, उन्होंने रहना शुरू किया था, तो उनके जो हमें अवशेष वहां से मिले हैं। इवन मध्यकालीन काल के हमें सिक्के बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ऐसे सभी के बारे में हमने प्रथम अध्याय में लिखा। दूसरा अध्याय में हमने मध्य प्रदेश से लेके, धारा नगरी से लेके हम क्लानौर जो गद्दी थी, क्लानौर रियासत बनी, उसके बाद मेरा गाँव बसा, एक जो ये महाप्रस्थान रहा, मैंने इसको महाप्रस्थान का नाम दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मध्य प्रदेश से एक परिवार चलता है, दिल्ली में आके रहता है, दिल्ली की व्यवस्थाएं जब उनके अनुरूप नहीं रहती तो वो आके एक अपना रियासत बना रहे हैं। क्लानौर में रियासत उन्होंने बनाई। समय के साथ साथ उस रियासत का बंटवारा भी हुआ। कितनी पीड़ादायक रही होगी कि 3 भाइयों के बीच में वो 70 गांव की जागीर थी, उसका बंटवारा हुआ। और समय के साथ एक भाई फिरोज शाह तुगलक के टाइम में जाके मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। और वो सारे 1947 के जब पार्टीशन हुआ तो सारे पंजाब पाकिस्तान के अंदर चले गए। झंग जिला में वो रहते हैं, मुल्तान में वो रहते हैं, इन जिलों में रहते हैं। वही एक पीढ़ी, एक उनके जीवन में कितना बड़ा दर्शन होगा कि मध्य प्रदेश के
आदमी है वो कैसे कैसे बदलते हुए कलानौर से पाकिस्तान जाना पड़ा, अपना धर्म छोड़ना पड़ा। हम देखते हैं कि राजा भोज सिवी की जो संतान थी, जो विक्रमादित्य की संतान थी, वो आज भारत के प्रति लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि उनको उनका इतिहास पता लगे। तो ऐसा एक अध्याय चैप्टर में लिखा है। उसके बाद तीसरे अध्याय में रामायण जो खाप है उसकी कैसी स्थापना हुई, क्योंकि 3 टुकड़ों में होने के बाद ये कैसे कैसे डेवलप हुआ। चौथे अध्याय में गांव के बारे में लिखा, जो पाना व्यवस्था है। 5वें अध्याय में, क्योंकि गांव हरियाणा के अंदर एक जजमानी व्यवस्था बहुत फेमस है जी, और गांव का आधार ही जजमानी व्यवस्था है। सारे हिंदुओं के जो समुदाय हैं और भी हैं, जो अपने अपने गांव के काम के आधार पर गांव को स्वावलंबी बनाते थे। गांव के अंदर एक सामाजिक स्ट्रक्चर वो होता था, आर्थिक व्यवस्थाएं उनके ऊपर होती थी, बड़े प्रेम से जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे। तो उसी जजमानी व्यवस्था में काम के आधार पर जो बंटवारा हुआ, उनका भी इतिहास यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है। 6ठे अध्याय में जिन्होंने एक अद्वितीय योगदान दिया गांव के लिए, खेल व्यवस्था में जिन्होंने योगदान दिया, हमारे गांव के पहले पीएचडी कौन थे, पहली बार लाहौर यूनिवर्सिटी से कौन पढ़े थे। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से स्थापना की, राजनीतिक दृष्टि से की। हमारे जो गांव के कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, उनके बारे में एक तिथि के साथ, तथ्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ लिखने का प्रयास किया गया है। और अंतिम अध्याय में ब्रह्मा जी से लेके अब तक की जो गांव की वंशावली है, परमारों की वंशावली, वो लिखने का किया। इस तरह स्ट्रक्चर पुस्तक का क्या है जी। डॉक्टर परमार, जब भी कभी हम शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं तो परंपरागत पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, खगोल की पढ़ी, भूगोल की पढ़ी, इतिहास की पढ़ी, भाषाओं की किताबें पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई किताब ग्राम पर लिखी जाती है और गांव के इतिहास पर लिखी जाती है, तो आपका ये किताब लिखने का जो विजन और मिशन है, जो आपका निहित निहितार्थ उद्देश्य है, उसके बारे में आप बताएं। बेसिकली जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज की जो प्रयोगशाला है वो गांव है। गांव के अंदर हम एक सामाजिक संरचना वहां देख सकते हैं, गांव की आर्थिक संरचना वहां होती है, गांव की एक राजनीतिक व्यक्तिगत पहलू होता है, एक भाईचारा होता है, जहाँ परंपराएं हमें मिलती हैं, एक रिचुअल हमें मिलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि समाज का जो प्रयोगशाला है, जहाँ पर हम इसको यथार्थ उसके दर्शन होते हैं, या हम उसमें कुछ बदलाव को एक पहचान पाते हैं, एक जो क्रमबद्ध विकास है या क्रमबद्ध बदलाव, कल्चरल प्रोसेस या कल्चरल डेवलपमेंट, जिन शब्दों में हम कह सकते हैं, वो हमें गांव के अंदर मिलता है। तो जब हम समाज की बात करेंगे, अगर हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी आते हैं, तो अगर हम हर गांव के ऊपर, समाज के ऊपर बात करेंगे या हर गांव की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पे डेवलप होंगे। तो गांव की अर्थव्यवस्था ये भी विषय हो सकता है, गांव के अंदर समाजशास्त्र ये विषय हो सकता है। लेकिन बेसिकली रूप से जब हम इसको करेंगे तो गांव का इतिहास एक प्राचीनता से हमें जोड़ना पड़ेगा, उसकी एक संरचना हमें जोड़नी पड़ेगी, उसके एक डेवलपमेंट हमें जोड़ना पड़ेगा, उसका क्रमबद्ध जो बदलाव हुआ है वो हमें इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। तो निहार्थ रूप से जब हम एक गांव का इतिहास लिखते हैं, कहानी मेरे गांव के माध्यम से लिखते हैं, तो ये एक विषय को नहीं बताता है, ये हर विषय को बताता है। जिसमें हमने सांस्कृतिक योगदान में लोगों के बारे में लिखा है, खेल के बारे में हमने लिखा है, हमने एक राजनीतिक रूप में उसमें लिखा कि गांव की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है, रूप से हमने आध्यात्म के बारे में लिखा है कि गांव के अंदर जैसे 7 सतियों की वहां पूजा होती है उस गांव के अंदर, 84 नाथ संप्रदाय के उस गांव में डेरे हैं जो अलग अलग हर रोज वहां पे पूजा होती है नाथ संप्रदाय के। तो ऐसे बहुत सारे हमने पहलू किए हैं। गांव के अंदर कुल देवता के रूप में नाथ देवताओं, नाथ बाबाओं को माना जाता है, ग्राम देवता के रूप में सतियों की यहाँ पूजा होती है। तो ऐसे अद्वितीय गांव की जब हम संरचना करते हैं, हरियाणा का हर गांव के साथ ऐसी गौरवशाली अतीत के साक्षी है। तो इस तरह का एक हमें यहाँ पे सारा पहलू देखने को मिलता है। किसी किताब को लिखने के लिए एक सतत प्रयास की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है। आपने कब सोचा कि इस किताब पर कार्य करना चाहिए और कितना समय लगा, आपकी योजना क्या थी? बेसिकली हमने इस कार्य को 2014 में शुरू किया। अब संभावना जो हमारा मेन विजन था, टाइटल यही था, कहानी मेरे गांव की, तो गांव का इतिहास लिखना शुरू किया। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि मात्र एक सोर्स है जो जग्गा भाट जो चारण परंपराएं हैं, वो बेसिकली वंशावलियों को वो करते हैं, तो उनसे संपर्क किया गया। अपने विश्वविद्यालय में मैंने उनको बुलाया जो लिखने वाले हैं, 8-10 दिन उनके साथ कॉपी पेन लेके बैठा,
तो जब खरक्का तैयार हुआ तो एक क्वेश्चन आया, तो जिज्ञासाएं कभी शांत नहीं होती। तो एक जिज्ञासा है कि कलिंगा से हम खरक आया, एक गांव है हमारे पड़ोस में, वो कैसे हुआ। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर अगर हम किसी भी किताब को लिखते हैं तो ऊपर से नीचे लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली इस किताब के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। हमारा टाइटल था गांव का इतिहास जानना, लेकिन गांव के इतिहास से पहले फिर उसके ऊपर गए हमने धामायन, जो खाप है, जो कलानौर रियासत थी, उसके 3 टुकड़े हुए थे, तीसरा टुकड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने कलानौर रियासत क्या है, महाप्रस्थान क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। फिर मध्य प्रदेश से क्यों आए, तो मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में जो घटनाएं थी, जो प्रमाणिकता थी, उसको हमने जानने की कोशिश की। फिर देखा कि एक वंशावली हमने तैयार की, ब्रह्मा जी से लेके, हिंदू परंपराओं के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। हम सभी जातियां, सभी मनुष्य ब्रह्मा जी के वहीं से चले हुए हैं, एक सूत्रधार के। तो ब्रह्मा जी से जैसे जैसे ऋषियों की संतान हुई, ये हुआ, एक परंपरागत पीढ़ी को इस किताब में दर्शाने की कोशिश की। आपने जो गांव का इतिहास लिखा है, ये हर तरीके से दृष्टिकोण रखते हुए आपने इसको लिखा, लेकिन अब आप किस दृष्टि से आज के गांव को देखते हैं, और जो आपने पुस्तक में उकेरा है वो जो गांव है, उसमें कितना अंतर मानते हैं, और क्या मानते हैं कि क्या किस तरह से आगे चलकर गांव विकसित होगा और आगे चलकर क्या कार्य योजना हो सकती है, आप क्या मानते हैं इस बारे में? हम एक ट्रांजिशनल फेज में जी रहे हैं। हमने गांव में ये देखा है कि माताजी ने कहा कि पिताजी की खेत में रोटी लेके आनी, तो साइकिल लेके हम खेत की रोटी देने खेत में, मतलब गांव की पगडंडियों पे हमने साइकिल चलाई हुई। बैलगाड़ी में बैठ के उड़ती हुई धूल, कच्चे रास्तों से, हमारे जो बैलगाड़ियां उसमें बैठ के हमने सफर किया है। आजकल सब वो पूरा आपको पता है, रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। कुओं से पानी हम बहुत भर के लेके आए हैं, कंधों पे भरे रखे। हमारी माताएं जी आज बिना सोशल मीडिया के जी रही है, लेकिन अगर आने वाली जनरेशन की बात करें तो हर किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बदलाव आ रहा है, एक ट्रांजिशनल आ रहा है, जो गांव उसमें आ रहा है कि लोग एक परंपरागत खेलों से निकलकर एक सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। आजकल फेसबुक फ्रेंड बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये गांव की जो आपसी भाईचारा था, व्यक्तियों को जानने का, एक बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। और हम जो लोग हैं उसमें एक ट्रांजिशनल फेज में जी रहे हैं। हमने वो दौर भी देखा है, हमने ये दौर भी देखा है, और हमने बदलाव का जो साक्षी, उसके साक्षी रहे हैं। तो ऐसे दौर में आने वाली जनरेशन, पिछली वाली जनरेशन परंपराओं से जुड़ी हुई है, रिचुअल से जुड़ी हुई है, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, जो गांव की जो विधाएं आ रही हैं उनके बारे में उनको पता है। कुछ लोगों को इतिहास में भी रुचि रही है, गांव का इतिहास को पता नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन इन चीजों से बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे जरूरत पड़ी कि अपने गांव की जो परंपराएं हैं, इतिहास है, उसको लिपिबद्ध किया जाए, और आने वाली जनरेशन जो हमारा गांव का गौरवशाली अतीत है, हमारे जो महापुरुषों का जो योगदान रहा है गांव को बसाने में, कैसे कैसे किन परिस्थितियों में आया, तो ये सारी चीजें के लेके इस चीज को लिखा। और आने वाली पीढ़ी, मुझे लगता है कि इस प्रयास से एक ठीक दिशा निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, एक नई दिशा मिलेगी वहाँ की पीढ़ी को, और आने वाली पीढ़ी एक अपने गांव से जुड़ेगी, तो मुझे लगता है कि खुद का परिचय प्राप्त हो सकेगी। वामपंथी इतिहासकारों ने, या किसी भी इतिहास की बात करें, इतिहासकारों ने कम से कम भारत के अंदर एक नई दृष्टि से इतिहास को रखा है। आप तो इतिहास के विद्वान हैं, आप क्या मानते हैं कि वो जो गांव उपेक्षित हुआ है और जो गांव बताया गया है, क्या उसमें दोनों में अंतर नहीं, और अगर वो अंतर है तो उसको कैसे फिल किया जा सकता है, कैसे उसको भरा जा सकता है, इसके बारे में कुछ कहें। हम भारत के अंदर जब अतीत को लिखने की कोशिश करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स, लिखित इतिहास, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक। दोनों के माध्यम से हम अगर लिखते हैं, एविडेंस के माध्यम से, जिसमें आर्कियोलॉजी की हम बात करेंगे पुरातत्व की, तो आपके क्वाइंस आ गए हैं, इंस्क्रिप्शन आ गए हैं, जिसका जो गांव में मिले उसका किताब में सबका उल्लेख भी मैंने किया है। तो ऐसे 2 हमारे पास मुख्य स्रोत हैं किताब लिखने के लिए, और ये अगर दोनों के हिसाब से हम किसी किताब को लिख रहे हैं तो कोई संदेह नहीं है कि वो किताब प्रामाणिकता के साथ लिखी जाएगी,
तथ्य आधारित लिखी जाएगी, गांव की सच्चाई के आधार पर लिखी जाएगी। जहां तक गांव के इतिहास की जो अपेक्षा रही है, तो गांव के इतिहास लिखने के लिए हमें पर्टिकुलर एक माइक्रो लेवल पे काम करना चाहिए। तो जब भी हम किसी प्रकाशन से बात करते हैं तो गांव के इतिहास की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप बुक लिखोगे तो गांव के इतिहास में सिर्फ गांव वालों की रुचि होगी, बाहर वाले इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आपको पता है कि जो प्रकाशित करने वाले हैं उनकी भी एक सीमाएं होती हैं, वो भी चाहते हैं कि किताबें ज्यादा रहें। लिखने वाले को भी ये है कि भाई जब तक ज्यादा आपकी उसमें नहीं जाएंगे तो क्यों लिखा है। तो लेकिन इन सब धारणाओं को छोड़ते हुए मेरा विचार है कि हमें प्रत्येक गांव का इतिहास लिखना चाहिए। जैसे मैंने मेरे गांव का इतिहास लिखा है, तो ऐसे हरियाणा के हर गांव का इतिहास लिखा जाना चाहिए, माइक्रो लेवल पे इतिहास लिखा जाना चाहिए। अगर हम गांव का इतिहास लिखेंगे तो निसंदेह हरियाणा का बहुत ही प्रमाणिक इतिहास हमारे हाथ में होगा, और ऐसा करके हम भारत का इतिहास भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, प्रमाणिकता के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। प्रमाणिकता के साथ में होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा नजदीक लेकर आएगा फाइल को। डिजिटल युग है, अक्सर जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल फोन के ऊपर किताबें पढ़ना ज्यादा सुगम समझती है, और आपकी जो पुस्तक है क्या वो डिजिटल फॉर्म में भी मिल पाएगी, या जो नई पीढ़ी जो आपके गांव की पीढ़ी है या इसके अलावा जो प्रेरणा लेकर उसको पढ़ना चाहेंगे उनको किस रूप में किताब मिलने जा रही है, और ये आपकी किताब प्रिंटेड के अलावा किस किस प्लेटफॉर्म पर होगी, अगर इसकी बात जानकारी है? हमारी जो किताब है पाठक पब्लिशर है दिल्ली से, उन्होंने प्रकाशित की है। एडवांस बुकिंग हमारी किताब की चल रही है, करीबन 100 से ऊपर गांव वालों ने इसको अपने एडवांस बुकिंग कर ली है, प्लस चल रहे हैं। तो इतनी अपेक्षा भी नहीं थी, तो ज्यादा ही हो जा रही है। तो गांव के लोगों का जो इतिहास को जानने की रुचि है वो भी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी रह रही है। तो ऐसा प्रयास हम और नहीं करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। डिजिटल फॉर्म में ये किताब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है प्रकाशन जो प्रकाशित करते हैं उनकी लिमिटेशन होती है, उसके बाद ही हम इसको डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे। एडवांस बुकिंग इसकी चल रही है, और 22 मार्च को वर्ष प्रतिपदा जो 2080 विक्रमी संवत है, 22 मार्च 2023 को गांव के अंदर ही हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा स्थान है, दादी सती जागदे का मंदिर है, वहां पे इसका विमोचन होगा। गांव के बाहर के जो महत्वपूर्ण सामाजिक लोग हैं वो यहाँ आएंगे और एक अच्छा कार्यक्रम करके किताब का विमोचन। बहुत अच्छी बात, आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो नए सृजनात्मक लेखक हैं, जो उभरते हुए लेखक हैं, जो अलग अलग विषयों पर लिख रहे हैं या किसी तरह का फूहड़ साहित्य लिख रहे हैं, और वो या कुछ ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक लेखन की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बहुत सारे, जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं, एक उपन्यास लेखन है, तो हम जब लिखने की विधा की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत नजदीक हो जाती हैं। जब हम ऐतिहासिक चीजों को उसमें करते हैं तो हमने उस तथ्य पे आधारित बात करनी चाहिए, और एक उपन्यास में हम क्या कि तथ्य को लेके उसके साथ हम काम कर सकते हैं। मेरे साथ जैसे अभी हमने तिगराना का एक्सकर्शन किया, तो हम उस प्रमाणिकता से उस गांव का इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो हमसे मिले हुए हैं कि हमें तिगराना या राठीगढ़ी के ऊपर उपन्यास लिखना है। तो छोटी छोटी चीजों को लेके वो अपने जो उसका है दिमाग का है वो उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास तो प्रमाणिकता पे लिखा जाता है, उस एक तथ्यों पे आधारित लिखा जाता है, जिसके आधार पर गांव में जो चीजें हैं आपको 2-3 जगह से उसको कंफर्म करना पड़ता है। जैसे अब हम कहानी मेरे गांव की किताब की बात करें तो मुख्य रूप से सांग परंपरा हरियाणा की, लोकल साहित्य हमने उसको देखा है, इवन जगह परंपरा उसमें देखा है, पुराण परंपराओं से उनका मिलाप किया है, और बहुत सारी ऐसी अप्रकाशित किताबें थी जिनके बारे में कहीं थोड़ा सा लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण हमने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं ऐसे जिनके आपको यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू मिलते हैं, पार्टीशन के बारे में उन्होंने बताते हैं कि मेरा वो गाँव था ये था, तो उन सबका एक संग्रह करके जब मैं किताब लिख रहे हैं तो मुझे लगता है काफी आधारित और तथ्य पे आधारित है। तो जो नए इतिहासकार हैं पहले तो उनको अपनी एक रूपरेखा संभालनी थी। इतिहास लेखन एक अलग चीज है और दूसरा जब हम लेखन करते उपन्यास लेखन अलग चीज है, महत्व दोनों का है। तो उनको
जिस तरीके से वो लिखना चाहें उस तरह लिखना चाहिए, और गांव के आधार पर, भारतीय प्राचीन परंपराओं के आधार के ऊपर एक ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, और निश्चित रूप से ये अच्छा एक सार्थक प्रयास। डॉक्टर परमार, आपको आपकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लेखन के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर परमार जी, जिन्होंने अपनी कहानी, अपनी किताब के बारे में संपूर्ण बात बताई हमें। और सबसे बड़ी बात ये होती है, गांव अपने आप को पहचानने की सबसे बड़ी तपोभूमि होता है। गांव ही है जो मेरा परिचय है, गांव ही है जो मेरे ज्ञान को आगे ले जाने का कार्य करेगा, और गांव ही है जिसकी मिट्टी से मेरे अंदर से खुशबू आती है। उस गांव की कहानी को अगर नई पीढ़ी जानेगी, समझेगी, तो बात बनती है, तब बनता है भारत, और तब बनता है ग्राम का भारत, गांवों का भारत। अगले फिर कार्यक्रम में एक नए विद्वान के साथ में, नए विषय के साथ में और नई पुस्तक के साथ में आपके साथ में जुड़ूंगा, नीरज कर्ण सिंह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।